67वीं बीपीएससी प्रारंभिक जांच परीक्षा का पेपर लीक हुआ, वायरल होते हंगामा हुआ, सरकार के संज्ञान में गया। सरकार ने तुरंत उस परीक्षा को पोस्टपोन किया और एक जांच कमेटी बैठाई जो जांच दिया गया आर्थिक अपराध इकाई को, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे आईजी नैयर हसनैन खां, जिन्हें बड़ा ईमानदार और कर्मठ सीनियर आईपीएस पदाधिकारी माना जाता है। इसमें जो 17वीं गिरफ्तारी हुई, जो अभी पिछले दिनों हुआ है, वो हुआ एक डीएसपी का, डीएसपी रंजीत रजक पटना के विशेष सशस्त्र बिहार पुलिस 14वीं बल के डीएसपी पटना में प्रतिनियुक्त थे। उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनकी कहानी क्या है? अगर कहानी आप जानेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि एक गुरु से गुरु घंटाल बनने की कहानी है रंजीत रजक की। रंजीत रजक से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें सामने भी आई है, लेकिन सच्चाई यही है कि पूछताछ में जो सहयोग देना चाहिए रंजीत रजक नहीं दे रहे हैं। कारण सीधा होगा, अपना बचाव अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन अब बचने की कहीं से कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है, इसलिए कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो एसआईटी की गठन की है उसके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले ये जाने कि हमने ये क्यों कहा कि गुरु से गुरु घंटाल बनने की कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक जांच परीक्षा का जब क्वेश्चन लीक हुआ तो तुरंत जांच बैठी और एसआईटी का गठन हुआ आर्थिक अपराध इकाई द्वारा, जिसके नेतृत्व करता थे नैयर हसनैन खान। और जो हमने कहा कि आखिर ये गुरु से गुरु घंटाल की कहानी है रंजीत रजक की, वो क्यों कहा? इसलिए कि 2007 में रंजीत रजक मनिहारी में की स्कूल है, उच्च विद्यालय है, बलदेव प्रसाद सुखदेव प्रसाद उच्च विद्यालय, इसी विद्यालय में वो अर्थशास्त्र का शिक्षक बहाल हुआ था। और जैसे ही शिक्षक बहाल हुआ तो कुछ दिनों के बाद से वो बहाली करवाना शुरू कर दिया, लोगों का जगह जगह नियुक्ति कराने का ठेका लेना शुरू किया, जैसी जानकारी मिल रही है। और उसके पीछे जो कारण है कि उसकी पहुंच कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों में थी, और उसका कारण ये था कि रंजीत रजक के पिता महेंद्र रजक डीएम कार्यालय में सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर थे। खैर, वो रिटायर हो गए और पिछले दिनों जो कोरोना काल हुआ उसमें उनका देहांत भी हो गया। अब गांव पर केवल रंजीत रजक की माँ रहती हैं अकेली। रंजीत रजक का जो घर है वो है कटिहार के मनिहारी थाना के केवाला पंचायत के हसवर गांव में। ये हसवर गांव है जहां रंजीत रजक का पैतृक घर है। और रंजीत रजक की शादी हुई अररिया में, और अररिया में शादी होने के बाद हसवर जो पैतृक गांव है रंजीत रजक का, वहां से उसके शादी के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया गया, वर वधू स्वागत समारोह का। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर वधू स्वागत समारोह में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे वर वधू को आशीर्वाद देने। अब उस समय तक वो डीएसपी बन गया था रंजीत रजक, लेकिन उसकी पहुंच कितनी बड़ी थी, राजनीतिक पहुंच को वो किस कदर आगे बढ़ा लिया था, ये उसके गांव के लोग भी नहीं जानते थे। ये लोग जानते थे कि वो डीएसपी हो गए, लेकिन वो उनकी पहुंच इतनी बड़ी है और इस हनक के पीछे वो किस तरह का काम कर रहे हैं ये जानकारी वहाँ के किसी को नहीं थी। तो रिसेप्शन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहाँ जाते हैं और केवल आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, वो जाते हैं और रात्रि विश्राम भी हसवर में उनका होता है। उसी तरह आप देखे होंगे कि 2020 में जब
रंजीत रजक ने कटिहार में अपनी छोटी बहन के नाम से एक पेट्रोल पंप खोला था। पेट्रोल पंप का नाम था किसान सेवा हैप्पी फ्यूल सेंटर कटिहार में। और उसके उद्घाटन समारोह में भी बताया जाता है कि जीतन राम मांझी जी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने फीता काट के उस पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया था। उसी तरह आप देखें राजनीतिक पहुँच कितनी ऊंची थी और इनका हनक कितना था कि इनके जो सहभागी थे इस काम में, गया के प्राचार्य इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य शक्ति सिंह का फोटो वायरल हुआ था। लगातार आप देखे होंगे उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा वही जो रालोसपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में वो जदयू में शामिल हो गए। इसको लेकर जब वायरल हुआ उनका फोटो और कई तरह से छीछा लेदर होने लगा, राजनीतिज्ञों के सहभागी होने का या राजनीतिज्ञों द्वारा बर्दाश्त प्राप्त होने का, ये सारी चीज़ें जब बाज़ार में आने लगी, मीडिया में आने लगी, लोग इसकी चर्चा करने लगे, तो उन्होंने अपना ज़बान भी खोला और कहा कि वो रालोसपा के एक मुख्य पद पर शक्ति सिंह काबिज थे और कानून अपना काम करेगा। जदयू न किसी को फंसाती है और न किसी को निकालती है। तो ये साहब आपने जदयू की बात कर दी और रालोसपा की बात नहीं की कि रालोसपा के मुख्य पद पर अगर उसको रखा गया तो वो आप ही के सहमति से रखी गई होगी। मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छा तालमेल रहा होगा। अब ये दूसरी बात है कि उनके ओरिजिनल काम का जो पर्दे के पीछे वो काम कर रहे थे मूल रूप से, उसकी जानकारी आपको थी या नहीं ये बताना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो रालोसपा के मुख्य पद पर थे तो उस पद को देने वाले तो आप ही नहीं होंगे, क्योंकि आप ही रालोसपा के प्रमुख हुआ करते थे। खैर, इतनी ही बात नहीं है। अगर इसको हम देखें तो जब रंजीत रजक डीएसपी होते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा एग्ज़ाम देते हैं। जब दोबारा एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो रैंकिंग है वो ज़्यादा आता है और उनका एसडीएम के पद पर नियुक्ति की बात होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने एसडीएम पद को ठुकरा कर डीएसपी का पद ही स्वीकार किया। इसके पीछे क्या कारण था कि पुलिसिया हनक के साथ इस तरह के काम को अंजाम देने में शायद ज़्यादा आसानी होती होगी, जबकि प्रशासनिक पद पर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं बंधने वाली बात हो जाती है और पूरे इसको अगर देखा जाए तो उतना आसान नहीं होगा प्रशासनिक पद पर एसडीएम जैसे पद पर रहकर जितना वो डीएसपी के पद पर रह के पुलिस वर्दी का उपयोग उसने किया। इतना ही नहीं, ये भी आप जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि उसने अपने बड़े भाई को भी एसडीएम के पद पर बीपीएससी पास कराया और उसकी नियुक्ति कराई। उसके बाद छोटे भाई का भी बीपीएससी कंप्लीट कराया। उसके बाद उसकी भी नौकरी हुई प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में, लेबर सुपरिटेंडेंट के रूप में। उतना ही नहीं, उसने अपने एक मित्र या जान पहचान या परिचित को बीपीएससी पास कराया और शायद इसी शर्त पर पास कराया कि जब वो डीएसपी हो जाएंगे तो उनकी शादी उनकी बहन से होगी, और ऐसा ही हुआ। अपनी बड़ी बहन से उसकी अब शादी भी की। उसने अपने कई रिश्तेदारों की बहाली करवाई है और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिपाही से लेकर और उच्चस्थ प्रशासनिक पद तक जो भी बहाली होती थी उसमें जो बातें आ रही हैं, छन के जो बातें खुल के आ रही हैं, जो सूत्रों का कहना है कि बाज़ाब्ता उस आदमी का हाथ हुआ करता था और कहीं ना कहीं वो सारे परीक्षाओं को प्रभावित करता था और अपने हिसाब से संचालित करवाता था। और अभी बेतिया में आपने देखा होगा कि सिपाही भर्ती जो अग्निक पद के लिए हुआ था, उसमें जब परीक्षा के बाद जब कॉपी वापस गई है तो 194 उत्तर पुस्तिका मतलब OMR गायब हो गया। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अगर जांच की जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला भी
लिंक्ड हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे जो उस विषय की जांच हो रही है वो जांच जिला पदाधिकारी द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन वो जांच कमेटी मुझे लगता है कि जिला के बाहर तो जाएगी नहीं, जबकि इसके तार पटना से जुड़े हो सकते हैं। एक और आश्चर्य की बात जो हर जगह इसको लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि जब एसएससी के एग्ज़ाम में 212 में रंजीत रजक ने धांधली की थी, जिसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने 2014 में चार्जशीट भी दाखिल किया था, और उसके बाद जब उसकी बहाली हुई थी तो बज़ाब्ता आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को कहा था कि इन पर इस तरह का मामला चल रहा है, इस तरह के आरोपी हैं, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बावजूद उसको नज़रअंदाज किया गया। इसको लेकर बीपीएससी ने भी कहा था, लेकिन बावजूद राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत थी इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। और सूत्रों की माने तो इसका लिंक नालंदा से लेकर यूपी और यूपी से लेकर दिल्ली तक का है। मतलब कि नालंदा से लेके यूपी तक पहुंच होती है, यूपी से फिर दिल्ली तक पहुंच होती है, और फिर दिल्ली से कुछ बड़े राजनेता भी इसमें हाथ डालते हैं, और सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए रंजीत रजक को बना दिया जाता है डीएसपी। मतलब सीधा है कि राजनीति या राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप के बिना और उच्चाधिकारियों के समर्थन के बिना, उनके सहयोग के बिना इतने बड़े रैकेट को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर इसकी जांच पूरी ईमानदारी से हो रही है और होती रहे आगे भी, हालांकि इसमें शक है। शक ये है कि जब बहुत बड़े पदाधिकारी इसके दायरे में आएंगे, बहुत बड़े राजनेता इसके दायरे में आएंगे, तो ये चीज़ें जांच के बाहर चली जाती हैं। और रंजीत रजक भी इस खेल का एक प्यादा हो सकता है, हाथी हो सकता है, मंत्री हो सकता है, लेकिन राजा नहीं हो सकता है। राजा, या यूं कहे कि इसका मास्टरमाइंड कहीं और था, जिसका समर्थन था और जिसके सहयोग से ये सारा काम हो रहा था। तो देखते हैं कि जांच में ये सारी चीज़ें, ये सारी बिंदुएं आती हैं कि नहीं। रंजीत ने एक और हनक देखी है। उसके घर में एक व्यक्ति था जो खाना बनाया करता था, उसका खानसामा। बताते हैं कि उसका खानसामा भी सिपाही बन गया, उसने सिपाही भर्ती में उसको करा दिया। और कई लोग एकदम ठेका लेकर, सारी बातें ठेका पर होती थी कि इतना पैसा चाहिए और आपका होगा, और उसका होता था। ये स्थिति थी रंजीत रजक की, जो जांच में धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। और जब बातें खुली हैं तो धीरे धीरे सूत्र भी, लोग भी जो उसके नज़दीक रहे हैं या उससे मिलते जुलते रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें शुरू की हैं। उसमें बहुत से बात कयास भी हो सकते हैं, ये तो सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि बिना बड़े नेता और बिना बड़े राजनेता के ये संभव नहीं था। तो सोचने वाली बात यह है, या यक्ष प्रश्न ये है कि क्या वैसे नेता और वैसे पदाधिकारी जांच के दायरे में आएंगे, और वो लोग जांच के दायरे में आएंगे जिनको पिछले दरवाजे से बड़े बड़े पदों पर सुशोभित किया जाता रहा है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावे वो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिना बड़े राजनेता और बड़े पदाधिकारी के सहयोग के क्या इतना बड़ा रैकेट संभव था। ज़रूर दीजिएगा अपना जवाब, क्योंकि इसी से बहुत सी चीज़ें खुलेंगी और एक माइंडसेट तैयार जो होता है इसी से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।